हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि 2 सितंबर से हमारे स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक राजस्थान सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि संभवतः 9 से 12 तक के स्कूल खुल जाएंगे और इसके आधार पर आप स्कूल में जाके अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया कि हम अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के बगैर हमारी लगातार पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इससे हम बहुत डिस्टर्ब भी हुए हैं, बाधित भी हुए हैं, परंतु हमने एन प्रकार अपनी पढ़ाई जारी रखी है। चाहे हमने वीडियो के माध्यम से रखी हो, चाहे हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रखी हो, लेकिन हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। अब इसी पढ़ाई के उसमें हमने जो तुम्हें वीडियोस बना के मैं जो डाल रही हूँ तुम्हारे पोल साइंस में 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हमारी जो पहली बुक है एनसीईआरटी ने सिलेबस भी चेंज कर दिया है। तो उसके आधार पर हमारी पहली पुस्तक जो है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, उसमें हमारा जो 2nd चैप्टर चल रहा है अधिकारों का, उसमें हमने अधिकार देखे हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं और अधिकार भी कितने, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और इसके तहत हमने हमारे अधिकार देखे हैं। पहला जो हमारा अधिकार था समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। उसके बाद हमारा तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा 23-24। और चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये हमारा 25 से 28 अनुच्छेद। उसके बाद हमारा जो 5वां अधिकार है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद हमारा एक बीच में था संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये था अनुच्छेद 31 में। इसको समाप्त करके कानूनी अधिकार हो गया है। ये अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अधिकार और उसके बाद हमारा जो 7वां अधिकार मूल संविधान में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये हमारा है जो है अनुच्छेद 32 में। हमने ये अधिकार ये हमने ये सारे रीड कर ले अच्छे से। संपत्ति का अधिकार हमारा हट ही गया है, तो हमने इसको बता दिया। इसके बाद जो हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अधिकार को हमारे जो संविधान निर्माता जो कह सकते हैं हम, संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे, कौन थे, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस अधिकार को, कौन से अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की आत्मा या हृदय कहा है। तो हमारा जो एक तरह से छठा कहेंगे हम, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा हट गया, और जो छठा अधिकार हमारा है संवैधानिक का उपचारों का अधिकार, इसके माध्यम से हमने क्या संविधान में सुविधाएं दी गई है, ये आज हम इसमें कवर करेंगे। संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। अनुच्छेद 32। एक ये बात तो तुम्हें नोट करनी ही पड़ेगी, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है जो ने क्या कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा या हृदय है, हृदय है। तो इस कोटेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि जब तक हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारे मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। माना एक अच्छी बात है कि हमें संविधान में अधिकार मिले, लेकिन अधिकारों के लिए प्राप्त करने के लिए या उनके छीने जाने का डर खत्म करने के लिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन अधिकारों को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए, लोगों को इसके लिए लड़ने के लिए या किसी के छीने जाने पर इनको प्राप्त करने के लिए जो सुविधाएं हमारे संविधान में दी हैं उन्हें हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें 5 रिट जारी करने का यानी कि आदेश जारी करने के अधिकार हैं, रिट, जिसको हम क्या कहेंगे, रिट। और इसमें 5 रिट दी गई हैं। 5 रिट के माध्यम से जब भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, न्यायालय यानी कि न्यायपालिका उसको संरक्षण देगी और उसके प्रति न्याय करवाएगी। तो ये जो हमने रिट है ये हमने इसमें देखनी है। सबसे पहले हमारी जो है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 1 रिट जो हमारी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी यानी कि किसी को पकड़ना, कोई अगर गुनाह कर देता है, जुर्म कर देता है तो उसको पुलिस पकड़ती है ना, तो वो क्या हो गया, वो बंदी हो गया। और प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने दिखाना। तो न्यायपालिका क्या कहेगी, न्यायालय क्या कहेगा कि जिस किसी को भी बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय के सामने हाजिर किया जाए। किसको? इस बंदी को, जिस बंदी को तुमने पकड़ रखा है, बंदी को न्यायालय के सामने लाया जाए या हाजिर किया जाए। और ये क्लियर किया जाए कि इसको बंदी क्यों बनाया गया है, किस रीजन से इसको बंदी बनाया गया है, ये डिक्लेयर किया जाए, साफ दिखाया जाए। अगर ऐसा लगता है न्यायालय को कि ये जो बंदी बनाया गया है असंतोषजनक तरीके से या फिर बेवजह, कई बार होता है कि अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए कोई इसको अरेस्ट कर लेते हैं, तो ये अगर हो जाएगा तो क्या करेगा, न्यायालय उसको तुरंत रिहा कराएगा। क्या कराएगा? रिहा कराएगा और उसकी बंदी को रोकेगा, उसको बंदी बनने से रोकेगा। तो ये क्या हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी को पकड़ भी लिया है तो मजिस्ट्रेट भी यह आदेश देता है कि उसको मेरे सामने हाजिर किया जाए, ताकि इसका पता लग जाए कि इसने क्या गुनाह किया है, क्यों इसको बंदी बनाया गया है। तो यहाँ मौलिक अधिकार है। अगर बाय द वे किसी नागरिक को बगैर जुर्म के, बगैर किसी गुनाह के उसको बंदी बना लिया जाता है तो न्यायालय यहाँ उसकी क्या करती है, मदद करती है। तो यहाँ मौलिक अधिकार उसके क्या आए, काम आए। दूसरी हमारी जो रिट है परम आदेश या परमादेश।
देश, देश। ये होता है उच्च अदालत। निम्न अदालत को या उच्च अधिकारी निम्न अपने से नीचे के अधिकारी को, नीचे के अधिकारी को आदेश देते हैं। अदालत को लगता है, उच्च अदालत को लगता है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उससे निम्न की जो अदालत है उसने किसी मैटर पर कब्जा कर रखा है या किसी मुकदमे की सुनवाई अतिक्रमण कर रखा है, किसी मुकदमे पर अतिक्रमण कर रखा है, पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए ये आदेश जारी करेगी, परम आदेश देगी कि ये जो मुकदमा है इसको मेरे पास फॉरवर्ड करो, मेरे पास भेजो। और ये इसको मानना पड़ेगा निम्न अदालतों को, ये इसको तुरंत फॉरवर्ड करना पड़ेगा उच्च अदालत को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को कहे या उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को आदेश दे। तो परम आदेश, जब भी किसी नागरिक को लगता है कि निम्न अदालत में मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है या मेरे से ज़्यादती की जा रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और यहाँ ये जब लगता है उच्च न्यायालय को तो वो आदेश देगा। तो ये हो गया हमारा परम आदेश। तीसरा जो है निषेध आदेश। तीसरी जो हमारी रिट है निषेध आदेश। ये निषेध आदेश कब दिया जाता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई अधिकारी, जब न्यायालय को लगता है कि कोई अधिकारी जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और उस पर कार्य करता है, तो न्यायालय उसको क्या देगा? आदेश, निषेध आदेश देगा। यानी कि उसको मना करेगा कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुम इस पर कार्य नहीं कर सकते। यहाँ भी हमारे अधिकारों का जो है संरक्षण होता है न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कि कई बार अधिकारी होते हैं अपने वर्कर को भी दबाने की कोशिश करते हैं या नागरिकों को भी कई मैटर में दबाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ये आदेश होता है, जो निषेध आदेश होता है वो उनके काम आता है और उस अधिकारी को वो कार्य करने से रोका जाता है। अगला जो हमारा अधिकार है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा में क्या होता है? जब भी न्यायालय को ये लगता है कि कोई अपने पद पर, न्यायालय को लगता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई
अपने पद पर बिना अधिकार के बैठा है, या कहें कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति जिसको वो अधिकार है ही नहीं, जो पद उसके लिए है ही नहीं, और वो उस पद का दुरुपयोग करता है या उस पद पे बैठता है, उस पद का इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए ये अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है कि तुम किस हक से या किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए। और इस प्रकार तीसरा जो हमारा अधिकार रिट है वो 5वीं रिट उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट, इसके माध्यम से क्या होता है, जब न्यायालय को लगता है, जब न्यायालय को लगता है कि निम्न न्यायालय या अधिकारी किसी मामले को बिना उनके अधिकार क्षेत्र में बिना उनके अधिकार क्षेत्र में अपने पास रखता है, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा, उसको उस मामले को उत्प्रेक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय को पहुंचाएगा कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुम इस प्रकार नहीं कर सकते, इस मामले को तुम उत्प्रेक्षण करो, यानी कि अपने से ऊंची अदालत या अपने से ऊंचे अधिकारी को प्रेक्षित करो। तो ये हमारा रिट है, इसके माध्यम से भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। तो संवैधानिक उपचारों के माध्यम से भारतीय संविधान में जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण होता है, और उन्हीं से हमारे नागरिकों को अपने मूल अधिकार खोने का डर भी नहीं रहता। इसीलिए तो अंबेडकर जी ने इन्हें आत्मा या हृदय कहा है। तो ये बात सही है कि मौलिक अधिकारों के आधार पर किसी देश के नागरिक को संरक्षण मिलता है, अपने देश के अधिकारों का इस्तेमाल या जो उसकी स्वतंत्रता है उनको इस्तेमाल करने का उसको अधिकार मिलता है, और वो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय संविधान में भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार जो दिए संरक्षण के लिए, इसके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो मानव के अधिकारों का संरक्षण भी करती हैं। जैसे हमें पता है अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, और इसके अलावा मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग। ये सारे जो आयोग है या संगठन है ये लोगों के अधिकारों की संरक्षण करते हैं। तो सबसे आज जो हम इसमें वर्णन करेंगे मानव अधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। हमारा जो अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। भारत
संविधान में मूल अधिकार मिले हुए हैं, नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं और उसका संरक्षण जो करता है न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है और किसी भी नागरिक से कोई मौलिक अधिकार नहीं छीने जाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति न्यायालय में नहीं पहुंच पाता है, अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ये आयोग जो होते हैं वो उनका संरक्षण भी करते हैं। मानव अधिकार आयोग का जो है गठन हुआ भारत में 1993 में। कब हुआ इसका गठन, कब स्थापना हुई इसकी? 1993 में स्थापना हुई इसकी। और किसके लिए? मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। जब भी कोई शिकायत मिलती है किसी के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई किसी के अधिकारों पर कब्जा जमा के बैठा है या किसी पर अत्याचार हो रहे हैं या महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं या किसी को बंधुआ बनाया गया है, मजदूर बनाया गया है, ये इस प्रकार की जब इनको शिकायतें मिलती है तो ये उन मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सामने आते हैं, इसकी छानबीन करते हैं और सरकार को सचेत करते हैं। हालांकि ये किसी पर अपना निर्णय नहीं दे सकते, मुकदमा नहीं चला सकते, लेकिन मानव के अधिकारों के लिए आगे आते हैं, सरकार को, न्यायपालिका को सचेत करते हैं। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसके सदस्य जो होते हैं कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा दो सदस्य और होते हैं और वो कौन होते हैं? मानव अधिकारों के जानकार। दो सदस्य मानव अधिकारों के जानकार होते हैं। तो इस प्रकार से 4 सदस्य होते हैं मानव अधिकार आयोग के और इसी के आधार पर जब इनको कोई शिकायत मिलती है कि किसी मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये अपना कार्य करते हैं। जैसे कई बार होता है कि बंदी होते हैं जेल में, उनको क्या व्यवस्थाएं मिली हुई है, नहीं मिली हुई है, या उनको जबरदस्ती बनाया हुआ है या जबरदस्ती उनको बंदी बना के रखा गया है या उनको कोई यातनाएं ज़्यादा दी जा रही है, उनके जुर्म से ज़्यादा उनको यातनाएं दी जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में मानव अधिकार आयोग जाता है, छानबीन करता है और हकीकत को सामने लाता है। तो इस प्रकार मानव अधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, वो भी एक तरह से नागरिकों के या किसी भी मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। क्योंकि भारत में ऐसा तो नहीं है कि सभी नागरिक ही रहते हों, भारत में विदेशी लोग भी आते हैं, वो भी रहते हैं, तो उनके अधिकारों की भी बात होती है। तो वो मानव अधिकार आयोग है, वो सबके अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि संविधान में ऐसा नहीं है विदेशी अधिकारों का, विदेशी नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं है, उनका भी अधिकार है। लेकिन मानव अधिकार जब भी ऐसा लगता है कि कोई मानव अपनी, कोई व्यक्ति अपनी बात आगे नहीं रख पा रहा है या न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे नागरिकों की, ऐसे लोगों की मानव अधिकार आयोग सुरक्षा करता है, रक्षा करता है और एक तरह से उनके अधिकारों के लिए आगे बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं के अत्याचार होता है, महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है, तो ऐसे में भी मानव अधिकार आयोग, महिला मानव अधिकार आयोग को या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस मानव के या उस महिला के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है या आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जो मानव के अधिकारों को संविधान के अलावा या न्यायपालिका के अलावा भी संरक्षण देते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। बहुत आगे का टॉपिक जो हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।